हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे नाइन्थ क्लास का इतिहास लेकर आया हूँ। चैप्टर नंबर 6 का पार्ट 2 है। इसमें क्वेश्चन आंसर देखेंगे। और जो इस वीडियो पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो पहला सवाल देखते हैं कि आदिवासी किसे कहते हैं ना। पहला सवाल है कि आदिवासी किसे कहते हैं। तो आदिवासी किसे कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा कि मानव समुदाय का वह प्रजाति जो सदियों से जंगलों में रहते हुए आ रहे हो, उस प्रजाति को आदिवासी कहते हैं। यानी आदिवासी किसे कहते हैं? जो मानव समुदाय का वह प्रजाति जो सदियों से जंगलों में रहते हुए आ रहे हों, उस प्रजाति को आदिवासी कहते हैं। आदिवासी समाज के लोग अपने जीवन की विभिन्न आवश्यकताएं जैसे भोजन, वस्त्र, आवास इत्यादि की पूर्ति करने के लिए वन पर ही निर्भर होते हैं। यानी इसके भोजन, वस्त्र, आवास कहाँ से आते हैं? तो वन पर ही, यानी वन से ही, क्योंकि ये जंगल में रहते हैं। उनकी आजीविका का प्रमुख या अमुख अंग वन होता है, अर्थात वे अपने जीवन चलाने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वनों के उत्पादन पर निर्भर होते हैं। तो आदिवासी किसे कहते हैं, समझ गए होंगे। दूसरा सवाल इसमें है कि अंग्रेजों या अंग्रेजी प्रशासन ने जंगलों को अपना उपनिवेश क्यों बनाया था। यानी बताना है कि अंग्रेजी प्रशासन ने जंगलों को अपना उपनिवेश क्यों बनाया था। तो अंग्रेजी प्रशासन ने उपनिवेशवाद की दौर में भारतीय जंगलों को अपना उपनिवेश बनाया था। अंग्रेजों के द्वारा जंगलों या वन्य प्रजाति को अपना उपनिवेश बनाने के पीछे कई उद्देश्य जो निम्न हैं। यानी अंग्रेजी प्रशासन ने जो उपनिवेश के दौर में भारतीय जंगलों को अपना उपनिवेश बनाया था, अंग्रेजों के द्वारा उपनिवेश को या वन प्रजातियों को अपना उपनिवेश बनाने के पीछे कई उद्देश्य छिपे थे। इसमें पहला खाद्यान्न संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति। इसमें है। तो इसमें अंग्रेजों ने खाद्यान्न संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए भारत के जंगलों पर अधिकार किया और यहाँ के हरे भरे वृक्षों को काटकर यहाँ की भूमि को कृषि योग्य बनाने का प्रयास किया। दूसरा जो कारक है उपनिवेश बनाने का, रेल मार्ग निर्माण के उद्देश्य से। तो 19वीं सदी में अंग्रेज भारत में उपनिवेश विस्तार के क्रम में रेल मार्ग का निर्माण कार्यक्रम भी प्रारंभ किया था। यानी जो अंग्रेज थे, उपनिवेश विस्तार के क्रम में रेल मार्ग का निर्माण कार्यक्रम भी प्रारंभ किए थे। इन्हीं रेल मार्ग के निर्माण के क्रम में अंग्रेजों ने इंडिया के जंगलों से प्रारंभ किया। तीसरा जो कारण था उपनिवेश बनाने का, ब्रिटिश जहाज रानी के लिए लकड़ी चाहिए था। तो इसमें देखेंगे क्या है, अंग्रेजों ने इंग्लैंड में बलूत के ब्रिज की कमी को देखते हुए जहाज रानी के निर्माण के लिए प्राप्त करने के लिए जहाज रानी के निर्माण के लिए लकड़ी प्राप्त करने के उद्देश्य से भारतीय जंगलों की ओर ध्यान आकर्षित किया। यहाँ के जंगलों में ऐसे लकड़ी पाए जाते थे जिसकी ज़रूरत ब्रिटिश जहाज रानी के लिए थी। और चौथा, अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी भारतीय जंगलों को अंग्रेजों ने उपनिवेश बनाया था। जिसमें क्या है, देखेंगे कि भारतीय जंगलों को अपना उपनिवेश बनाने से अंग्रेजों को अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति भी हुई जिनकी आवश्यकता अंग्रेजों को थी, अर्थात यहाँ के जंगलों से विभिन्न प्रकार की उपयोगी वस्तुएं जैसे गोंद, रबर, लाह, तरह तरह की औषधि जिनकी चाहत अंग्रेजों को थी। अगला सवाल जो है, वन्य समाज की राजनीतिक स्थिति पर प्रकाश डालें। तो वन्य समाज की राजनीतिक स्थिति पर प्रकाश डालना है। तो इसमें भारतीय आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जंगलों में निवास करती थी, जिसे जनजातीय समूह या आदिवासी कहते हैं। हमारे देश के वन्य समाज के लोगों की
राजनीतिक स्थिति और प्रशासन बिल्कुल भिन्न हुआ करता था। ऐसा कहा जाता था कि जनजातीय लोग कबीले में बटे होते थे, यानी जो जनजाति होते थे जंगलों में रहते थे वो कबीलों में बटे होते थे। इन कबीलों का नियंत्रण वहाँ का सरदार करता था, जिसका दायित्व पूरे कबीले पर होता था, अर्थात कबीला सरदार के निर्णय से ही चला करता था। अगला सवाल है कि वन्य समाज की आर्थिक स्थिति पर प्रकाश डालें, यानी वन्य समाज की आर्थिक स्थिति क्या थी उस पर प्रकाश डालना है। तो वन्य समाज अर्थात जनजातीय लोग अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए जंगलों के उत्पाद पर निर्भर थे, अर्थात वे अपने जीवन के विभिन्न आवश्यकताओं भोजन, वस्त्र और आवास संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वे जंगलों के उत्पाद पर निर्भर होते थे। अगला सवाल है कि वन्य समाज की सामाजिक स्थिति पर प्रकाश डालें। तो वन्य समाज की सामाजिक स्थिति पर प्रकाश डालना है, तो इसमें क्या लिखे हैं, आंसर इसका है कि वन्य समाज की सामाजिक स्थिति स्थलीय क्षेत्र के से बिल्कुल भिन्न था, यानी वन्य समाज का सामाजिक स्थिति स्थलीय क्षेत्र के लोगों से बिल्कुल भिन्न था। यह उनका रहन सहन, खान पान एवं पहनावा ओढ़ावा अति प्राचीन था। इसके अतिरिक्त उनकी स्थिति, रीति रिवाज और सभ्यता संस्कृति भी स्थलीय क्षेत्र के लोगों से भिन्न थे। अधिकांश जनजातीय समुदाय मातृसत्तात्मक था, यानी माता को ज़्यादा वैल्यू दिया जाता था पिता से, परंतु कहीं कहीं पितृसत्तात्मक परिवार का भी प्रचलन मिलता है। अगला सवाल जो है कि वन्य समुदाय की धार्मिक स्थिति पर प्रकाश डालें, यानी वन्य समुदाय के जो जनजाति थे आदिवासी, उसका धार्मिक स्थिति कैसी थी। तो वन्य में निवास करने वाले लोग अर्थात जनजातीय लोग प्रकृति के उस स्वरूप को पूजा किया करते थे जिनसे उन्हें प्रत्यक्ष लाभ मिलता था, अर्थात वे प्रकृति के विभिन्न स्वरूप जैसे भूमि, जल, सूर्य, वायु, वृक्ष इत्यादि का पूजा करने में वे अपनी विशेष आस्था रखते थे। अगला जो है तमार विद्रोह। तमार विद्रोह से आप क्या समझते हैं, यानी तमार विद्रोह यानी जो था एक आदिवासी आंदोलन था, लड़ाई था, तो उसके बारे में बताना है। सन 1789 ईस्वी में छोटा नागपुर के उड़ाव जनजाति के द्वारा जमींदारों के शोषण के खिलाफ एक आंदोलन किया गया था, जिसे इतिहास में तमाड़ विद्रोह के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजों की सहायता से जमींदार के द्वारा इस आंदोलन को दबा दिया गया, फिर भी इस विद्रोह की अग्नि समाप्त नहीं हुई। आगे चलकर इनका विद्रोह संथाल और मुंडा के साथ मिलकर प्रदर्शित हुआ। अगला जो है चेरो विद्रोह से आप क्या समझते हैं। तो चेरो विद्रोह में है कि बिहार के पलामू क्षेत्र में रहने वाले चेरो जनजाति ने अपनी राजा चूड़ामल राय के खिलाफ 1800 ईस्वी में एक विद्रोह प्रारंभ किया, जिसे चेरो विद्रोह के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि राजा चूड़ामल राय अंग्रेजी प्रशासन से मिलकर चेरो जनजाति के लोगों का शोषण कर रहा था। इसके खिलाफ इन जनजातियों ने भूषण सिंह के नेतृत्व में आंदोलन प्रारंभ किया, लेकिन राजा चूड़ामल राय ने अंग्रेजों के साथ मिलकर इस विद्रोह को दबा दिया और भूषण सिंह को फांसी दे दी गई और 1802 ईस्वी में विद्रोह समाप्त हो गया। अगला जो है चुआर विद्रोह से आप क्या समझते हैं। चुआर जनजाति तत्काल बंगाल प्रांत में मिदनापुर, बांकुड़ा, मानभूम आदि के क्षेत्रों में पाई जाती थी। इन लोगों ने अंग्रेजी प्रशासन के लगान वृद्धि के खिलाफ एक आंदोलन प्रारंभ किया गया और इन आंदोलन को चुआड़ विद्रोह के नाम से जाना जाता है। यह आंदोलन लंबे समय तक चला। 1798 में यह विद्रोह चरमोत्कर्ष पर पहुंच चुकी थी। 6 अप्रैल 1799 ईस्वी को सरकार ने रानी शिरोमणि को गिरफ्तार किया और उसे जेल भेज दिया, अतः इन विद्रोह की अग्नि समाप्त हुई। अगला जो सवाल है कि 18वीं शताब्दी में ईसाई मिशनरियों ने वन्य समाज को कैसे प्रभावित किया। 18वीं शताब्दी में ईसाई मिशनरियों ने उपनिवेशवाद की दौर में भारतीय जंगलों की ओर अपनी ध्यान आकर्षित किया और उन्होंने वन्य समाज को अपना उपनिवेश बनाने के लिए यहाँ जंगली
जंगली क्षेत्र में ईसाई धर्म का प्रचार कर रहे थे, जिससे प्रभावित होकर वन्य जनजातियों ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ आंदोलन कर दिया। अर्थात उन्हें ऐसा लग रहा था कि अंग्रेजी प्रशासन हमारी संस्कृति को नष्ट कर देगा, इसलिए वे संगठित होकर ईसाई मिशनरियों के खिलाफ आंदोलन किया।